सभी को नमस्कार। अपनी लाइव क्लासेज जो है वो बीच में रह गई थी, टॉपिक बीच में रह गया था, ठीक है। इसलिए ये नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो लास्ट टॉपिक जो कंप्लीट हुआ था उसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक है वो देखो कि द्रव्य तरंग से बोहर के द्वितीय अभिग्रह की व्याख्या या डी ब्रोगली सिद्धांत से बोहर के क्वांटम प्रतिबंध की व्याख्या, ठीक है। इसमें जो डी ब्रोगली है उसने बोहर की जो द्वितीय परिकल्पना है या जो क्वांटम प्रतिबंध है उसका द्वितीय अभिग्रह है उसकी व्याख्या उसने की। देखो डी ब्रोगली है, डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि डी ब्रोगली का कथन क्या था, प्रत्येक गतिशील कण तरंग उत्पन्न करता है, प्रत्येक आवेशित गतिशील कण जो है वो तरंग उत्पन्न करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो परमाणु है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी तरंग उत्पन्न करेगा, फिर परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तरंग उत्पन्न करेगा, ठीक है। और ऊर्जा भी विकिरित करेगा, मतलब विकिरण की तरह ऊर्जा विकिरित करेगा या उत्सर्जित करेगा, ऊर्जा भी विकिरित करेगा, ठीक है, ऊर्जा भी विकिरित करेगा। तो ये ऊर्जा विकिरित न करे, ध्यान से देखो बात को, ये ऊर्जा विकिरित न करे, इसलिए यहां पर अपरिगामी तरंगों का निर्माण होना आवश्यक है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की तरह ऊर्जा विकिरित न करे, इसलिए यहां पे अपरिगामी तरंगों का निर्माण होना आवश्यक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपकी अपरिगामी तरंगें होती हैं उनमें जो एनर्जी होती है, ऊर्जा, वो क्या होती है, स्थिर होती है। अपरिगामी तरंगों में ऊर्जा स्थिर होती है। तो इसलिए डी ब्रोगली ने इसके क्वांटम प्रतिबंध क्या है, क्वांटम प्रतिबंध क्या है, तो mvr = nh/2π, ठीक है, mvr = nh/2π। इसकी व्याख्या डी ब्रोगली ने अपने अकॉर्डिंग की। डी ब्रोगली ने ये बताया कि भाई जो बोर ने जो बात बोली थी कि हाइड्रोजन में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए इसके कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है, पूर्ण गुणज होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें गति करेगा परमाणु में तो ये एक आवेशित कण होने के कारण और तरंग उत्पन्न करेगा, और वो जो तरंग है उनमें ऊर्जा भी होगी, तो वो ऊर्जा उत्पन्न न कर सके, इसलिए वहां पर जो तरंगें होंगी, ये जो तरंगें हैं ये अपरिगामी तरंगें होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपरिगामी तरंगों की जो ऊर्जा है वो स्थिर होती है, ठीक है। तो इसकी जो थ्योरी है उसकी थ्योरी में लिखो, इसकी थ्योरी में लिखो बोहर के द्वितीय अभिधारणा के अनुसार, बोहर की द्वितीय अभिधारणा के अनुसार प्रत्येक आवेशित गतिशील कण तरंग उत्पन्न करता है, प्रत्येक आवेशित गतिशील कण तरंग उत्पन्न करता है। गलत बात, ऐसा नहीं लिखना है आपको, यह आपने गलत लिख लिया, ठीक है ना। बोहर की द्वितीय परिकल्पना के अनुसार, सही करो इसको, ये डी ब्रोगली की परिकल्पना थी, सही करो इसको, बोहर की द्वितीय परिकल्पना के अनुसार परमाणु में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान, परमाणु में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान सदैव h/2π का पूर्ण गुणज होता है, सदैव h/2π का पूर्ण गुणज होता है, सदैव h/2π का पूर्ण गुणज होता है। नीचे लिखो अर्थात mvr = nh/2π, समीकरण नंबर 1।
ये बात बोहर ने कही थी। mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। इसके नीचे लिखो परंतु डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक आवेशित गतिशील कण तरंग उत्पन्न करता है। परंतु डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक आवेशित गतिशील कण तरंग उत्पन्न करता है। तब परमाणु में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन भी एक तरंग पैकेट या तरंग परमाणु में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन भी एक तरंग पैकेट या तरंग के रूप में गति करेगा और ऊर्जा भी विकिरित करेगा यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरित न करे। इसके आगे लिखो, यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरित न करे। इसके लिए आवश्यक है कि यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरित न करे। इसके लिए आवश्यक है कि ये तरंगें अप्रगामी तरंगें हो। ये तरंगें अप्रगामी तरंगें हो। अर्थात इलेक्ट्रॉन अप्रगामी तरंगों का निर्माण करे। इलेक्ट्रॉन अप्रगामी तरंगों का निर्माण करे। क्योंकि अप्रगामी तरंगों की ऊर्जा स्थिर रहती है। नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो। अप्रगामी तरंगों के निर्माण के लिए आवश्यक है कि अप्रगामी तरंगों के निर्माण के लिए आवश्यक है कि अप्रगामी तरंगों के निर्माण के लिए आवश्यक है कि इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि तरंगदैर्घ्य की पूर्ण गुणज हो। इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि तरंगदैर्घ्य की पूर्ण गुणज हो। तरंगदैर्घ्य की पूर्ण गुणज हो या द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य
की पूर्ण गुणज हो या द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य की पूर्ण गुणज हो, या द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य की पूर्ण गुणज हो। ठीक है, हाँ, नीचे लिखो अर्थात 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा, समीकरण नंबर 2। अर्थात 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा, समीकरण नंबर 2। ठीक है, हाँ, नीचे लिखो परंतु डी ब्रोगली के अनुसार, परंतु डी ब्रोगली के अनुसार क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इक्वल टू सॉरी लेमडा इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी या एच अपॉन एम वी। ठीक है, एच अपॉन क्या होता है, एम वी। तब समीकरण 2 से साथ साथ में लिखते रहना भाई आप लोग, ठीक है ना, साथ साथ में लिखते रहना, अपने अकॉर्डिंग लिख लेना वीडियो को देख के, ये लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है। समीकरण 2 में मान रखोगे लेमडा का तो क्या होएगा, 2 पाई आर इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी इंटू ठीक है, एन एच अपॉन एम वी, ठीक है, एन एच अपॉन एम वी या एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, या एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 बराबर है ना, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। तो ये देखो डी ब्रोगली जो अपना जो डी ब्रोगली सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग ये था, मतलब ये था उसके अकॉर्डिंग ये मतलब अप्रगामी तरंग की शर्त थी। तो इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला अपने पास आया है, इसका मतलब बोहर के तृतीय अभिग्रत की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, तो लिख लेना एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3, तो इसके नीचे लिखो समीकरण 1 व 3 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 व 3 से स्पष्ट है कि डी ब्रोगली परिकल्पना या द्रव्य तरंग सिद्धांत से, डी ब्रोगली परिकल्पना या द्रव्य तरंग सिद्धांत से बोहर के तृतीय प्रतिबंध, बोहर के तृतीय प्रतिबंध द्वितीय प्रतिबंध की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है। प्रतिबंध की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है। की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है। नीचे लिखो जहां n इज इक्वल टू कक्षाओं की संख्या, जहां n इज इक्वल टू कक्षाओं की संख्या, जहां n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कक्षाओं की संख्या। अभी डायग्राम बना लो कि जब n बराबर 4 हो तो अप्रगामी तरंग का जो अप्रगामी जो तरंग में जो कण होते हैं उनका जो चित्र होता है, ठीक है ना, उसकी एक कक्षा की जो परिधि है वो इसमें दर्शाया गया है।
ठीक है, ये तरंग, इसमें 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। 8 ये जो वर्ताकार या अंडाकार आकृति के होने चाहिए, बीच में इसका वो तरंग पथ हो जाएगा, बीच में नाभिक होता है, और नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन चक्रण करेगा वो इस तरीके से चक्रण करेगा। Rn हो गई nवीं कक्षा की त्रिज्या, इसको स्मॉल r मान लो, चलो nवीं कक्षा की होती है ना तो r मान लो इसको, ठीक है। इसको Rn लिखो तो Rn भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गई त्रिज्या, लैम्डा हो जाएगा इसका, इसकी तरंग दैर्ध्य, द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य। तो वीडियो को पॉज करके ये डायग्राम बना लेना। n बराबर 4 के लिए ये इतना होता है, ठीक है। बाकी अलग अलग परिस्थितियां होती है, n बराबर 3 के लिए कितना होगा। अब n बराबर 8 के लिए बात करते हैं तो इसमें 16 ये आ जाएंगे, जो गोले हैं ये 16 आ जाएंगे, ठीक है ना। n बराबर 5 के लिए 4 और 5 के लिए अप्रोक्सीमेट सेम रहता है, तो आपको ये डायग्राम याद रखना है कि n बराबर 4 के लिए कितना होता है, ठीक है। बाकी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें से ये हल कर सकते हो आप। तो इसके नीचे डायग्राम बना लेना कि यदि n बराबर 4 हो तो अप्रगामी तरंग जो है उसका पथ कैसा होगा, ये अप्रगामी तरंग का जो कण पथ है वो कैसा होगा, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर नंबर जो आपका है 14 ये कंप्लीट होता है, ठीक है ना। आयनन विभव, उत्तेजन विभव, इनकी परिभाषाएं जो हैं वो बाकी हैं, वो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली लिख लेना, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं, डेफिनेशन केमिस्ट्री में भी चलती हैं। और अगर कभी क्लास आएगी अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट जो लाइव क्लास आएगी उसमें विभिन्न परिभाषाएं टॉपिक लिख के और आपको ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो टॉपिक चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जैसे संघट प्राचाल, ठीक है, संघट प्राचाल, आयनन विभव, उत्तेजन विभव, आयनन ऊर्जा, उत्तेजन ऊर्जा, बस 2 4 5 मिनट का मैटर और बाकी है वो करवा देंगे, और उसके न्यूमेरिकल का एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल टोटल और प्लस ये जो आयनन ऊर्जा, उत्तेजन ऊर्जा का जो टॉपिक है वो करवा देंगे, ठीक है ना। ये डायग्राम सभी बना लेना, अच्छे से डायग्राम बनाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, एग्जाम में 2020 में आ चुका है। सभी बच्चे ध्यान रखें इस बात का, ठीक है ना। थैंक यू।